हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है मीन्स पिछले जो 3 वीडियो हैं आप लोगों ने देखे होंगे, उनकी प्रैक्टिस की होगी ताकि आगे के ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आए। क्योंकि मैथ्स ऐसा ही है, जब तक हम लोग पुराना टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए पुरानी 3 वीडियोज़ आप देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम लोग आज की वीडियो में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कस करने के लिए। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 2 मैट्रिसेस हैं या मोर देन 2 मैट्रिसेस है, वो कब ऐड हो सकती हैं, कब सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, कैसे उनको ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे स्केलर बोला करते हैं, स्केलर वर्ड यूज़ करते हैं कांस्टेंट के लिए। तो किसी भी स्केलर को मीन्स किसी भी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी हम लोग इसमें करेंगे, और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में एडिशन। एडिशन की बात करते हैं। कोई भी 2 मैट्रिसेस है, कैसे हम लोग किसी एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। अच्छा, एडिशन पॉसिबल कब है, मैट्रिक्स में किसको ऐड कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग अभी सीखने वाले हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ AIJ, और इसका ऑर्डर है m/n। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस में बताया है अपने फर्स्ट वीडियो में। तो AIJ m/n इसका ऑर्डर है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स को ऐड करना है जिसको मैं BIJ कह देता हूँ, और इसका भी ऑर्डर है m/n। किसी भी 2 मैट्रिसेस को या मोर देन 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है तो ज़रूरी है कि दोनों के ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम लोग उन मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। जैसे ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ये m/n ऑर्डर की है, इसका ऑर्डर है m/n और इसका भी ऑर्डर है m/n, इसीलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। ये छोटे से कंसेप्ट है बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस छोटे 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस इन पे बनते हैं। तो यहाँ पर ये 2 मैट्रिसेस है, ये तभी ऐड हो सकती है जब इनके ऑर्डर सेम हो। मीन्स फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो नंबर ऑफ रोज और सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। आपको याद होगा ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, हम लोग m इंटू n है तो उसको m/n रीड करते हैं। तो ये 2 मैट्रिक्स है जिसको हमें ऐड करना है। ऐड करने पर हमें कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलेगा, कोई ना कोई एक मैट्रिक्स तो हमेशा मिलेगी। जब भी किसी 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमेशा हमें एक मैट्रिक्स ही मिलनी है। तो वो जो भी मैट्रिक्स मिलेगी सपोज वो है CIJ, मैं उसको CIJ कंसिडर कर लेता हूं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जब भी किसी 2 मैट्रिक्स को या मोर देन 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो जो इनका ऑर्डर है वही ऑर्डर इनके रिजल्ट का भी होगा। यानी इनका ऑर्डर m/n है तो इनको ऐड करने पर जो हमें मिलने वाला है उसका ऑर्डर भी m/n ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इन पर बेस्ड छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग ऐड कैसे करेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 -1 3 5 0 6। इसमें मुझे ऐड करना है एक मैट्रिक्स को। ये जो मैट्रिक्स हमने ली है ये 2/3 ऑर्डर की है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ रोज 3 है। तो 2/3 इसका ऑर्डर है। तो मैं अब जो मैट्रिक्स लेने वाला हूँ वो मुझे 2/3 ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने ये 2 मैट्रिक्स लिए जिनको हमें ऐड करना है, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब इनके ऑर्डर की बात करता हूँ तो ये 2/3 ऑर्डर का है और ये भी 2/3 ऑर्डर का है, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। अब ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है वो मैट्रिक्स भी हमें 2/3 ऑर्डर की ही मिलने वाली है। अब देखिए ऐड कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है ऐड करना। ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। यहाँ पे जो A11 है उसको हमें A11 से ही ऐड करना होता है, A12 को A12 से, A13 को A13 से। तो हम ऐड करते हैं 2 और 0, इनको करना है प्लस, तो 2 + 0 हो जाएगा 2। इसी तरीके से -1
प्लस 6 -1 प्लस 6, तो -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 होते हैं 5। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास है 3 प्लस -1, यहाँ रफ करके समझा देता हूँ, यहाँ 3 फिर प्लस और क्या है -1। तो आप देख सकते हैं 3 प्लस -1, 3 में अगर -1 को ऐड करते हैं मीन्स प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, तो ये 3 - 1 ये हो जाएगा 2, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2। ये आप लोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि आप लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं। अब देखिए आगे 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, हमने A21 में A21 को ऐड कर दिया, 0 प्लस 5 हो जाएगा 5, 6 प्लस -2। अब आप लोग बता सकते हैं 6 प्लस -2 कितना होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो 6 - 2 हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिए, यहाँ जो हमें रिजल्ट मिला है वो भी 2/3 ऑर्डर का ही है। तो जब भी किसी दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और रिजल्ट भी हमें उसी ऑर्डर का मिलेगा। और एक बात और ध्यान देना है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग किसी कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऐड करने का मेथड देखा है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना होता है, इसीलिए तो ऑर्डर सेम है। नहीं तो सपोज ये अगर 2/2 ऑर्डर का होता और ये 2/3 ऑर्डर का होता तो हम लोग ऐड नहीं कर पाते, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड नहीं हो पाते। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लूँ और यहाँ सिर्फ एक कांस्टेंट ले लूँ, मतलब मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ और इसमें सिर्फ किसी कांस्टेंट को ऐड करना चाहूँ तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर मीन्स कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्शन की बात अभी करते हैं, तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी है। देखिए यहाँ अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एडिशन अभी देख चुके हैं, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है कि जब भी किसी एक मैट्रिक्स में से किसी दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जो भी रिजल्टेंट हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है उसका भी ऑर्डर यही होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसी भी ऑर्डर का एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए इस बार मैं कुछ अलग ऑर्डर का एक एग्जांपल ले लेता हूं। माइनस यहाँ ले लेता हूँ 3, 8, -1, 5, 6, 5। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका भी ऑर्डर है 3/2। दोनों के ऑर्डर अगर हम देखें तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, ये भी 3/2 ऑर्डर है और ये भी 3/2 ऑर्डर है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को मैं सब्ट्रैक्ट तो कर सकता हूँ। अब हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाली है वो भी 3/2 ऑर्डर की ही होगी। तो सब्ट्रैक्ट करने का कोई अलग तरीका नहीं है, वही तरीका है जो अभी हमने डिस्कस किया। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, जैसे ये A11 ये A11 है तो 2 में से ही 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 ये माइनस और ये 3, तो 2 - 3 होता है -1। इसी तरह से A12 एलिमेंट है और ये A12 एलिमेंट है, तो -1 और -8, -1 एंड -8 होता है -9। अब हम लोग आ जाते हैं A21 एलिमेंट पे, ये है 3, ये -1 मतलब 3 -1। 3 तो है हमारे पास, हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है -1 को, 3 में से -1 को करना है सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं, तो ये 3 + 1 मीन्स ये हो जाएगा 4। तो 3 - -1 हो जाएगा 4। फिर A22 एलिमेंट को देखें तो 5 - 5 ये हो जाएगा 0, 6 - 6 ये भी हो जाएगा 0, 0 - 5 ये हो जाएगा -5। आप लोग देख सकते हैं जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली है उसका भी ऑर्डर 3/2 ही है। तो ऑर्डर हमेशा सेम होगा तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे और जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका भी ऑर्डर सेम रहेगा। यहाँ भी मैं वही कहूँगा जो एडिशन में कहा, किसी भी मैट्रिक्स में से
कोई मैट्रिक्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट को, किसी स्केलर को हम लोग न तो ऐड कर सकते हैं और न ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। हम लोग ये बात करेंगे कि मैट्रिक्स में किसी स्केलर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं थर्ड आगे पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी स्केलर में मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या मैट्रिक्स को स्केलर में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर को मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। तो डिस्कस करते हैं। मैंने अभी तक आपको ये बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट मींस स्केलर को न तो ऐड कर सकते हैं न सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। किसी भी मैट्रिक्स में, कोई ये मैट्रिक्स है, एग्जांपल ले लेता हूँ 1 0 2 5 -1 3, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में मैं किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो भी होगा, रिजल्टेंट का मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होना है। तो ये 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आगे भी रिजल्ट भी हमें 3/2 ऑर्डर का ही मिलेगा, बट कैसे मिलेगा देखिए, बहुत ही इजी मेथड है ये। 2 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो वही रूल, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को मैं 1 से भी करूँगा, 0 से भी करूँगा, 2 से भी करूँगा, 5 से भी करूँगा, -1 से भी करूँगा और 3 से भी करूँगा, और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक कांस्टेंट मींस स्केलर है, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना, सबसे मल्टीप्लाई करना इस मैट्रिक्स से। तो 2 1 सा हो जाएगा 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ 0, 2 2 सा हो जाएगा 4, 2 5 सा हो जाएगा 10, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा -2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कांस्टेंट, किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैं इंटू 2 चाहे यहाँ लिखूँ चाहे इंटू 2 यहाँ लिखूँ, मतलब एक ही है, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें यही रिजल्ट मिलने वाला है। चाहे मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसे ही करेंगे। किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ऑपरेशंस में, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगी। अब हम लोग इन तीनों से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, उसको अलग से ही लेना है, क्योंकि ये इनमें हमें जितना भी दिमाग पे जोर लगाना पड़ा उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। टफ वो भी नहीं है, सीखने के बाद हर चीज़ आसान हो जाती है, बस ध्यान से सीखने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग इनके ऑपरेशंस की बात करेंगे। अभी हमने जो मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर पढ़ा, उन तीनों से रिलेटेड हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ मैं A B C जो भी मैट्रिसेस यूज़ करूँगा उनका जो ऑर्डर है वो सेम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ A B C भी अगर यूज़ करता हूँ, A B C आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ में मैट्रिक्स यूज़ करूँगा उन सभी के ऑर्डर सेम है, क्योंकि सेम ऑर्डर होंगे तभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज A कोई मैट्रिक्स है, B कोई मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, तो मैं A प्लस B लिखूँ या B प्लस A, हमेशा आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। A प्लस B, B प्लस A, चाहे A को पहले लिख के बाद में B को लिख के ऐड करो या B को पहले लिख के और A को बाद में लिख के ऐड करो, हमेशा रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं ये नहीं याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये बेसिक्स पता होना चाहिए, और बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको एक बार वीडियो देखते ही याद भी हो जाएंगी, इतनी इजी है, वापस रिवाइज की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A, ये दोनों मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर।
अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर मुझे करना है, अगर मैं पहले ए और बी को ऐड कर दूं फिर इसमें सी को ऐड करूं, या ऐसा करूं कि ए प्लस बी प्लस सी करना है, मैं पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करूं फिर उसमें ए को ऐड करूं, तब भी मुझे रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव यानी कि मैट्रिसेस का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में मैं जीरो मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब जीरो मैट्रिक्स, यहाँ जो मैंने ये लिखा है ये सिंबल, ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी एंड जीरो मैट्रिक्स, ये सभी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो ए की और इस जीरो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स भले ही जीरो मैट्रिक्स है बट ऑर्डर सेम होगा तभी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ए प्लस जीरो मैट्रिक्स लिखूँ या जीरो मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स लिखूँ, हमेशा आपको रिजल्ट ये ही मिलने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ए में किसी जीरो मैट्रिक्स को ऐड करो या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करो, हमेशा आपको ए मैट्रिक्स ही वापस मिलेगा। अब ए मैट्रिक्स में माइनस ए मैट्रिक्स ऐड करें या माइनस ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करो, हमेशा आपको जीरो मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। और ऑर्डर क्या होगा आपसे हमने डिस्कस किया ये पहले कि इनका जो भी ऑर्डर होगा रिजल्ट का ऑर्डर भी वही होगा। तो ए का जो भी ऑर्डर है जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपको वही मिलने वाला है। तो किसी भी मैट्रिक्स में सपोज ए है वो मैट्रिक्स, माइनस ए मैट्रिक्स ऐड करो या माइनस ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड करो, हमेशा आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस ए ही होता है या माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए ही होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसके बाद सपोज ए प्लस बी, ए और बी कोई मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, और यहाँ पे सपोज मेरे पास है ए प्लस सी, ये मैट्रिसेस सी जो मैंने यूज़ किया वो भी सेम ऑर्डर की है। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे देखिए ये भी ए मैट्रिक्स है, ये भी ए मैट्रिक्स, जैसे हम लोग नंबर्स में ये लोग कैंसिल, नंबर्स में इनको कैंसिल कर सकते हैं, वैसे ही मैट्रिसेस में भी हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। और ए कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद मुझे मिलने वाला है बी इज इक्वल्स टू सी। इसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करूं, अगर मैं मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए को ऐड करूं तो हमें मिलेगा 2a। अगर मैं मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए ऐसे 3 बार ऐड करूं तो मुझे 3a मिलेगा। इसी तरह से 4 टाइम्स अगर ए मैट्रिक्स ऐड होता है तो 4a मिलेगा। ये आप बात समझ गए। आगे 7th प्रॉपर्टी, ये k कोई कांस्टेंट है, k कोई स्केलर कोई कांस्टेंट है, और यहाँ साथ में a प्लस बी, ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की है, k इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, k स्केलर है कोई कांस्टेंट है, तो हम लोग k को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा k a प्लस k b, k कोई भी कांस्टेंट है बाहर तो उसको दोनों के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही जैसा प्लस में है अगर माइनस भी हो तो भी हम लोग कर सकते हैं, k इंटू ए माइनस बी अगर है तब भी हम k को मल्टीप्लाई करें तो के ए माइनस के बी हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ है जो रिलेटेड है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, और ये ऐसी इतनी आसान है कि एक बार वीडियो देखते ही आपको याद भी हो जाएंगी। अब 4th जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है बट इसका आगे यूज़ है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ध्यान से समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लेवल इसका हाई है बट टफ नहीं है, ईजी है। ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है
AIJ। सपोज इसका ऑर्डर है m/n। एक और मैट्रिक्स है BIJ और इसका ऑर्डर है n/p। ये दो मैट्रिसेस है जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर है m/n और इसका ऑर्डर है n/p। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि मल्टीप्लिकेशन में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या है, ध्यान दें, जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्स का, तब ज़रूरी ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स, जो सबसे पहले लिखी हुई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, ये दोनों होने चाहिए सेम। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। m and p ये सेम हो या नहीं हो, बट फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब कुछ नहीं उठता कि ऐसा ही क्यों। जो इसके मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रोज सेम होना क्यों ज़रूरी है। तो अब ध्यान दें, जब भी कोई दो मैट्रिसेस है वो तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके तो नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम हो, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, सपोज जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो है CIJ। मान लो दो मैट्रिसेस हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज CR, जब C और R सेम होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका क्या ऑर्डर होगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि 1 मार्क्स के जो छोटे क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इन पर बेस्ड बनाए जा सकते हैं। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m/p। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है और सेकंड मैट्रिक्स जो कॉलम है वही रिजल्टेंट के रो एंड कॉलम होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो m है, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है ये इसका रो बन जाएगा और इसका जो कॉलम है वो इसका कॉलम बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ m/p। मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रोज सेम हो, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसमें बस आप ध्यान से देखिए, ये दोनों n को अगर मैं डिलीट कर दूं तो आपको यहाँ पे m और p दिखाई दे रहा है, तो ये m/p हो गया। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, अगर n को मैं डिलीट कर दूं तो आपको पहले m और बाद में p दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/p। ऐसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल याद रखने पर आप लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनके बेस्ड होंगे, NCERT बुक में भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पूरी एक एक्सरसाइज एक साथ लेकर डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब देखिए, ये तो था कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है। अब आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। सपोज ये एक मैट्रिक्स है 2 1 -1 0। ये एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। यहाँ भी मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ध्यान ये रखना है कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम होने ज़रूरी है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 -1 0 2 5 1। यहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया एक मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है। ये दोनों ही मल्टीप्लाई पॉसिबल, इन दोनों का ही, दोनों ही मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती है। रीज़न क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के तो नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई तो हो सकती है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर होगा 2
2/3, 2/3 मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जो रूल मैंने यहाँ डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन का, उससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, और रिजल्टेंट क्या होगा 2/3, मतलब इसका तो नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम लेना है। तो मैं यहाँ एक रफ वर्क करता हूँ आपको एक ट्रिक समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर की मिलने वाली है। तो 2/3 ऑर्डर का मतलब, मैं यहाँ पे थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स बनाता हूँ, ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। 2/3 का मतलब यही हुआ जो मैंने यहाँ सामने लिखा है। 2/3 मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट होंगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट होंगे, 2/3। मुझे कैसे पता चलेगा रिजल्टेंट 2/3 मिलेगा? जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उससे। तो 2/3 ऑर्डर का मुझे रिजल्टेंट मिलने वाला है। अब मैं इन सभी में लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, सब में मैं लिख दूंगा RC, 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 RC। ट्रिक है ये, RC, RC, इजीली समझने की ट्रिक है। सब में RC लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं? जो अब मैंने जनरल फॉर्म में समझाया था, कुछ उसी तरह की चीज़ मैं यहाँ लिखने वाला हूँ जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। यहाँ लिखना है 1 1 1 2 1 3, आगे और हो तो 1 4 1 5 1 6 1 1 1 2 1 11 12 13, ऐसा लिख रहा हूँ। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, आगे और रो आगे है, हम लोग लिख सकते हैं। इसमें 2 1 2 2 2 3, आगे और है तो 2 4 2 5 2 6 हो सकता है, ठीक है। और भी अगर नीचे होता तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, और नीचे होता तो 4 1 4 2 4 3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ रफ वर्क किया है, ये आपको समझाने के लिए, सीखने के बाद ये चीज़ आपके दिमाग में ही रह सकती है। अब हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या लिखा मैंने? R1 का मतलब रो है, R का मतलब रो है, और C का मतलब कॉलम है। जो भी चीज़ मैंने पहले लिखी है इस ट्रिक में, जो पहले लिखा है, जैसे यहाँ रो पहले लिखा है, वो इस मैट्रिक्स से लेना है, जो बाद वाली चीज़ है वो इस मैट्रिक्स से लेनी है। ऐसा इस ट्रिक में है। जो पहले लिखा हुआ है, मतलब रो तो लेना आपको इससे, फर्स्ट मैट्रिक्स से, और कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स से। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये समझते हैं। देखिए R1 C1 लिखा है, इसका मतलब इसकी जो रो है R1 मीन्स फर्स्ट रो है, उसको इसके C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब क्या हुआ, जैसे ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का ये फर्स्ट और ये सेकंड एलिमेंट है। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है एंड सेकंड वाले को सेकंड से ही मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को ऐड करना है। मैं क्या कह रहा हूँ वो यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। दोनों को ऐड कर देना मतलब ये दोनों जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं वो इस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, ये दोनों इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गए। फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, और आपस में इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स R1 C1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूंगा, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, जैसा मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो तो सेम रख रहा हूँ बट कॉलम्स चेंज कर रहा हूँ। ऐसा करने पर हमें यहाँ पे इसकी फर्स्ट रो मिलेगी। यहाँ फर्स्ट रो सब में यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ मिलेगी रिजल्टेंट की भी हमें फर्स्ट रो ही मिलने वाली है। तो ध्यान से देखिए, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करने वाला हूँ। मतलब क्या, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो मल्टीप्लाई कर दिया है, अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रो और ये अब है सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई वही तरीका है, कुछ नया नहीं है। फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब इनका करना क्या है? इनको हमें ऐड करना है।
जब आप सीख जाओगे मल्टीप्लिकेशन तो ये पूरी ही कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हैं। अभी सीख रहे हैं इसलिए बहुत ही डिटेल से हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की बात करते हैं। ये रहा थर्ड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 0। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 इंटू 1। अब इनका करना क्या है, इनको करना है प्लस, बस यही मेथड है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया तो इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब इसकी सेकंड रो हमें कंप्लीट करनी है तो हमें यहाँ से भी अब सेकंड रो को लेना होगा। अब हमें लेना पड़ेगा सेकंड रो को। किस तरीके से लेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ। अब हमें यहाँ से सेकंड रो को लेना है। ये है सेकंड रो, यहाँ से सेकंड रो को लेंगे और यहाँ से हम सेकंड रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को लेंगे। अब मैंने ट्रिक में भी यही समझाया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो के साथ तीनों कॉलम्स एक एक बार लेने हैं। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ लेता हूँ, तो -1 को 3 से और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। -1 को 3 से और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इन दोनों का आपस में क्या करना है, प्लस ही करना है, ठीक है। ये एलिमेंट इससे हो गया, ये एलिमेंट इससे हो गया, और भी होता तो और मल्टीप्लाई होके ऐड हो सकता था। अब ये तो मैंने कर दिया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1, -1 से -1 और 0 से मल्टीप्लाई होगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 5। अब इनका क्या करना है, इनको हमें करना है प्लस, ठीक है। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब हमें यहाँ हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम किया। अब हम लोग सेकंड रो थर्ड कॉलम करने वाले हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का अब क्या होना है, प्लस होना है। यहाँ हमने सेकंड रो को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसमें। एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से यहाँ किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने सेकंड रो को लिया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से यहाँ किया और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है ये आपने देखा, और प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है। 2 3 जा 6 हो गया और ये 1 2 जा 2 हो गया, तो 6 and 2 8 हो जाएंगे। इसकी भी कैलकुलेशन करनी है। 2 इंटू -1 होता है -2 और ये +5, -2 and +5 होता है 3। इधर 2 इंटू 0 होता है 0 और 1 इंटू 1 होता है 1, 0 + 1 हो जाएगा 1। ये है -3 और ये है 0, -3 + 0 हो जाएगा -3, -1 इंटू -1 होता है +1 और ये 0 इंटू 5 होता है 0, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। इधर -1 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 इंटू 1 भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 0 ही रहेगा। तो इन दोनों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये रिजल्ट मिलता है और इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वैसे दोनों के पूरे ही ऑर्डर सेम है, ये भी 3/3, बट मल्टीप्लिकेशन का रूल जो कहता है वो भी ये फॉलो कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि जब भी हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के तो नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं सेम तो है।
अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। इसका तो रो और इसका कॉलम, मतलब 3/3 ऑर्डर हमें रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मिलने वाला है। तो वैसे तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही माइंड में कैलकुलेशन शुरू होने लग जाएगी। मैं यहाँ फिर से समझाने के लिए एक ट्रिक यहाँ जो मैंने लिखी थी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में वापस लिखता हूँ। आपको ये तो पता चली गया कि दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की हमें मिलेगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं फिर वो एक रफ वर्क कर रहा हूँ। 3/3 ऑर्डर मतलब आपको 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलने वाला है। ये ट्रिक है एक। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, RC लिख देता हूँ। RC 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 RC। फिर वही जो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 चलता रहेगा। यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरह चलता रहेगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ ट्रिक भी लिख दी। जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे तब आपको इतना भी सोचने की ज़रूरत, ये सब कुछ कैलकुलेशन दिमाग में ही होने लग जाएंगी। अब देखिए जैसा मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट रो यहाँ से लेनी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से करना है बस। फिर सेकंड रो को लेना है, सेकंड रो को लेंगे तो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। फिर थर्ड रो को लेंगे तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। इस तरह से 3 रोज पूरी हो जाएंगी। वही मैंने वहाँ लिखा है। फर्स्ट रो को लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, सेकंड कॉलम से भी किया, थर्ड कॉलम से भी किया, फर्स्ट रो कंप्लीट। जब सेकंड रो को लेंगे यहाँ से तो रिजल्टेंट की भी सेकंड रो ही स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। फिर जब थर्ड रो लेंगे हम लोग तो थर्ड रो के साथ वापस वही फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं। अब क्योंकि इससे पहले मैं एक एग्जांपल करा चुका हूँ बहुत ही डिटेल में, तो इसको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहेंगे हम लोग। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, या ऐसा करता हूँ कि थोड़ा डिटेल में ही रहने देता हूँ। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो पहले 1 तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड वाला से, और थर्ड वाला थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि फर्स्ट रो को हमें फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 2 1 × 2 होगा, ये 2 × -1 2 × -1, और ये -1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 × 0 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। यही मैंने सिखाया था, बस यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब मुझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है, तो सेकंड कॉलम जब लेंगे तो क्या होगा, 1 को 0 से करना पड़ेगा, 1 × 0, 2 को 3 से करना पड़ेगा, 2 × 3, और -1 को 1 से करना पड़ेगा। ठीक है, और इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से भी करना है, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है तो 1 होगा 5 से, 2 होगा इस 2 से, -1 होगा इस 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 × 5, फिर 2 × 2, और -1 × 2। अब इनको हमें करना पड़ेगा प्लस। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। हमने क्या किया फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के लिए, हमने यहाँ किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आगे और होता तो और कॉलम होता तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम भी लेते, बट है ही नहीं। तो मतलब फर्स्ट रो का काम तो खत्म हो गया। अब सेकंड रो का काम स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका भी सेकंड रो स्टार्ट हो चुका है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जैसा मैंने वहाँ ऊपर भी समझाया है। तो अब हमें यहाँ से लेना है किसको, इस सेकंड रो को। सेकंड रो को लेते हैं अभी हम। तो इस सेकंड रो को हमें फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग
इसको फर्स्ट कॉलम से ही करेंगे। तो अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कैसे होगा 3 इंटू 2, फिर 0 इंटू -1, फिर 2 इंटू 0, और इन सबको हमें करना है प्लस। ठीक है, ऐसे ही चलना है। फिर सेकेंड रो, यहाँ से सेकेंड कॉलम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0, फिर 0 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1, और इन सबको हमें करना पड़ेगा प्लस। वही मेथड है। फिर सेकेंड रो और यहाँ से थर्ड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 इंटू 5, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 0 इंटू 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 इंटू 2 हो जाएगा। इन सबको हमें करना है प्लस। तो यहाँ हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से यहाँ हमें अब थर्ड रो स्टार्ट करें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं। अब आप लोग थोड़ा फास्ट समझ सकते हैं। 1 इंटू 2, फिर 5 इंटू -1, फिर 0 इंटू 0, इन सबको हमें करना पड़ेगा प्लस। इसी तरह से थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0, फिर प्लस 5 इंटू 3, फिर प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, हमें प्लस भी करना है तो मैं प्लस लिख देता हूँ। अब ये तो हो गया थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम लेना है। तो 1 इंटू 5, 5 इंटू 2, और 0 इंटू 2, इन सबको हमें करना है प्लस। तो इस तरह से हमें 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। इनकी कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। ये कितना है, 2 1 2 हो गया, ये 2 इंटू -1 -2 हो गया, और ये -1 इंटू 0 0 हो गया। तो ये हो गया 2, ये हो गया -2, और ये हो गया 0। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 0 ही मिलेगा। 2 -2 एंड प्लस 0, 0 ही मिलेगा। यहाँ भी 1 इंटू 0, ये हो गया 0, ये हो गया 6, और ये हो गया -1। 0 प्लस 6 एंड -1, 0 प्लस 6 -1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, ये 2 2 ज़ा 4, और ये -2। तो 5 प्लस 4 9 हो गया। 5 प्लस 4 9, 9 में से माइनस करना है 2 को, क्योंकि -2 मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो हो गई कैलकुलेशन। सेकेंड रो में 3 2 ज़ा 6, ये भी 0 है और ये भी 0 है, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 से, तो हमें सिर्फ 6 ही मिलने वाला है। यहाँ पर ये 0, ये भी 0, और यहाँ 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। इधर 3 5 ज़ा ये 15 हो जाएगा, ये 0 है, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो 15 प्लस 4 हो जाएगा 19। ये 2 1 ज़ा 2, और ये -5, और ये 0, तो 2 -5 हो जाएगा -3। यहाँ पर 1 इंटू 0 0, 5 3 ज़ा 15, और 0 1 ज़ा 0, मतलब ये दोनों तो 0 है, सिर्फ 15 हमें मिल रहा है यहाँ। इधर 1 5 ज़ा 5 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, मतलब 5 प्लस 10 15 तो हो गया, और ये 0 है, तो हमें मिल गया यहाँ पे 15। तो ये हमें 3x3 ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया। तो इस तरह से आप लोग 3x3 ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं कुछ छोटे एग्जाम्पल और देना चाहूँगा जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। सपोज 1 2 3 है, और यहाँ है 0 2 5। ये एक रो मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स मतलब 1/3 ऑर्डर किए, और एक कॉलम मैट्रिक्स 3/1 ऑर्डर किए। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। तो देखो दोनों में क्या चीज़ सेम है। फर्स्ट वाले का तो नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड का नंबर ऑफ रोज सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो हो सकता है।
और जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर होगा 1 by 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होते हैं उसको हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमने बात की है पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो रिजल्टेंट है वो 1 by 1 ऑर्डर मिलना है। तो 1 by 1 ऑर्डर मतलब ओनली RC 1 तो मतलब फर्स्ट रो को ओनली फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि और हमारे पास रोज एंड कॉलम्स नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं 1 into 0, फिर प्लस मैं कर ही देता हूँ, अब आप सीख गए हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, और 3 को 5 से, 3 into 5। ये आपको 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। 1 0 0 प्लस 2 2 4 प्लस 3 5 15। तो 0 + 4 + 15 ये हो जाएगा 19। तो ये 1 by 1 ऑर्डर का आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया है, ठीक है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि है बहुत ही इजी। इसी के साथ एक और चीज़ लेना चाहूँगा। मैं सेम मैट्रिक्स ले रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे पहले लिखना चाहता हूँ ये चीज़ 0 2 5 और बाद में लिखना चाहता हूँ 1 2 3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? देखिए, ये है 3 by 1 ऑर्डर और ये है 1 by 3 ऑर्डर। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि इसके तो नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इसका भी रिजल्ट यही लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने पर 1 by 1 ऑर्डर मिला, दिख रहा है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या मिलना चाहिए? 3 by 3 ऑर्डर हमें मिलना चाहिए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। तो 3 by 3 ऑर्डर हमें मिलेगा। 3 by 3 ऑर्डर के लिए अगर हम उस ट्रिक की बात करें, अभी तक तो आप सीख गए होंगे, उस ट्रिक की अगर बात करूँ तो मैं एक बार और लिख देता हूँ RC 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 RC, और यहाँ पे मैं वो नंबर भी लिख देता हूँ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ये सब कुछ पहले हम लोग बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन इसमें फिर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, मतलब बस इसको मल्टीप्लाई ही करना है, हमें कुछ और ऐड नहीं करना है। तो 0 into 1 हो जाएगा 0, यही इसका R1C1 हुआ, मतलब ये एक इसका A11 के प्लेस पे एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, क्योंकि और कुछ है ही नहीं हमारे पास। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 0 into 2, ये भी आएगा 0, ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करें तो 0 into 3, ये भी हमें मिलेगा 0। इसको ऐड नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये सभी, ये R1C1 है, ये R2C2 और ये R3C3 है। R1C1 अलग, R1C2 अलग और R1C3 अलग होते हैं, इनके बीच में थोड़ी प्लस होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें R2 के साथ C1, R2 के साथ C2 और R2 के साथ C3 को मल्टीप्लाई करना है। तो R2 into C1, तो 2 1 सा सिर्फ 2 होगा, फिर R2 into C2, मतलब 2 2 सा सिर्फ 4 मिलेगा, फिर R2 into C3, इसका मतलब 6 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब सेकंड रो का काम भी खत्म हो गया। अब थर्ड रो को लेते हैं, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 5 हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 2 10 हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 3 15 हो जाएगा। और इस तरीके से हमें ये 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। एक चीज़ आपने यहाँ देखा कि यहाँ जो मैट्रिक्स है वही मैंने मैट्रिक्स लिए, लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। इसका रिजल्ट 1 by 1 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिला जिसमें 19 लिखा, और यहाँ 3 by 3 ऑर्डर। इससे ये बात भी पता चलती है कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट सेम नहीं आता है। मैट्रिसेस में, नंबर सिस्टम में तो होता ही ऐसा है कि 2 3 6 होता है, तो 3 2 भी 6 ही होगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। सपोज ये कोई मैट्रिक्स A है, ये कोई मैट्रिक्स B है, तो A into B का जो भी रिजल्ट है B into A का रिजल्ट सेम नहीं होता है। हाँ, कुछ केसेस में ज़रूर होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अभी हमने एक एग्जांपल में देखा
सपोज ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है, उनका ऑर्डर ऐसा है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ये हम लोग मान के चल रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने का मतलब ये हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स के तो नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए अभी अभी हमने देखा इक्वल नहीं होता है, कुछ केसेस ज़रूर होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जनरली नहीं होता। ए इंटू बी एंड बी इंटू ए इक्वल नहीं हुआ करते, ठीक है। फिर ए इंटू बी इंटू सी, ये तीन मैट्रिसेस है जो मल्टीप्लिकेशन इनका पॉसिबल है इनको मल्टीप्लाई करना। तो ए इंटू बी इंटू सी है, तो आप अगर ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर सी को करें, या कभी ऐसा है ए इंटू बी इंटू सी, आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ए को कर रहे हैं, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, बट आप लोग ऑर्डर नहीं बदल सकते। ए बी सी है तो इनको मल्टीप्लिकेशन में पहले आपको ए बी सी, बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए को करना है, बट ऑर्डर नहीं बदल सकते। अब बी और सी को मल्टीप्लाई करके जब ए को आप मल्टीप्लाई करें तो ए स्टार्टिंग में रहेगा, बी और सी बाद में रहेंगे। ये जो ए बी सी है ये ऑर्डर आप लोग नहीं बदल सकते, ऑर्डर चेंज करने पर इक्वल नहीं हुआ करता है, इसलिए ऐसा होगा। तो ए इंटू बी इंटू सी है तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी को करो, या बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए को करो, बट ऑर्डर सेम रहना चाहिए, तब हमेशा रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा ए प्लस बी और बी प्लस ए वहाँ इक्वल होते तो वो क्या कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते थे, लेकिन ये नहीं करता है। बट ये एसोसिएटिव तो होते हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं होते, बट एसोसिएटिव मैंने एडिशन में बताया था, ए प्लस बी प्लस सी है तो पहले ए और बी को ऐड करके फिर सी को करो, या बी और सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करो, इक्वल ही आता है, ये भी इक्वल आते हैं, यानी ये एसोसिएटिव तो होते ही हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करता हूँ, ए इंटू बी प्लस सी, बी और सी दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, तभी इनका एडिशन पॉसिबल है, और ए कोई मैट्रिक्स है जो इनसे मल्टीप्लाई हो सकती है, तो हम लोग ए को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस भी होता है तो भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, ए इंटू आई का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। याद दिला देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर I2 है 2x2 ऑर्डर की है तो इस तरह की होती थी, I3 है तो ऐसा होता था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, याद आ गई होगी आपको, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A इंटू आई या I इंटू ए, चाहे आप कुछ भी करें, I से मल्टीप्लाई जब भी किसी मैट्रिक्स को करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमें वापस मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कैसे भी मल्टीप्लाई करो, हमेशा वही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ आपने एक चीज़ देखी, मैंने ऊपर ही बताया ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी करो, बी इंटू करो, दोनों इक्वल नहीं आते, बट यहाँ देखिए ये दोनों ए और आई और यहाँ आई इंटू ए दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब दोनों में से अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो रिजल्ट सेम आता है, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताया ना कुछ केसेस में इक्वल होता भी है, तो वो एक केस तो यही रहा कि ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, हमेशा रिजल्ट सेम रहेगा, ए के इक्वल रहेगा। फिर आगे बात करते हैं, अब मैं जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। देखिए बताते हैं, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए के साथ अगर मैं ए को ही मल्टीप्लाई करूँ तो जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं ए स्क्वायर कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहना चाहता हूँ, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। सपोज अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, सपोज ये भी एक ए है, ये भी ए है, अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करना चाहूँ और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो नहीं करते। ये 1/3 ऑर्डर का है, ये 1/3 ऑर्डर का है, इसका कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर ये दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स होते, यानी कि दोनों मैट्रिसेस, यानी ए दोनों मतलब एक ही मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो ये 2/2, ये भी 2/2 है,
इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यही है कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स से उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल को फिर फॉलो नहीं करता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फॉलो होता है। तो a इंटू ए होता है तो हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं, a इंटू ए है तो हम लोग इसको a क्यूब लिख सकते हैं। ध्यान रहे a क्यूब है, a क्यूब वही है, मतलब a इंटू ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर इंटू ए लिखता हूँ तब भी मैं इसको a क्यूब बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी एक बात समझने लायक है, a एक मैट्रिक्स है, a स्क्वायर भी है तो एक मैट्रिक्स ही जो a से डिफरेंट है। a जो भी मैट्रिक्स है, a स्क्वायर कोई दूसरी मैट्रिक्स है जो a से तो डिफरेंट ही है। सपोज इस a स्क्वायर को मैं b बोल देता हूँ तो a इंटू बी और b इंटू ए दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी इस केस में भी दोनों इक्वल हुआ करते हैं, ठीक है। यानी a अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज b a की कोई पावर ही है, सपोज b मैट्रिक्स a की कोई पावर ही है, तो चाहे a इंटू बी करूँ, b इंटू ए करूँ, हमेशा रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। इसको आप देख के समझ सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए कोई मैट्रिक्स है, इससे अगर मैं जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं लिखा है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ए इंटू जीरो मैट्रिक्स, सपोज इनके जो ऑर्डर्स हैं ऐसे हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ए को अगर जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ या जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा मुझे जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। और जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के ऑर्डर्स पे, जैसा रूल है मल्टीप्लिकेशन का उस पर डिपेंड करेगा इसको, यानी इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ तक आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर हमें बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 3.2 एक्सरसाइज है आपकी बुक की उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जितना भी अभी तक पढ़ा, ठीक है।